हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। तो ऐसे कैसे होने वाला है? सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। सो यार, हेलो एवरीवन। तो यार अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, मतलब क्लिप बोल सकते हैं उसे। फिर उस क्लिप में क्या हो रहा है कि जो लड़के कुछ काम कर रहे हैं उसको फिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो यार ये हमारा लेटर ऑन टॉपिक है, इसे बाद में समझेंगे, है ना। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम हमारे चैप्टर का नाम मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। ये क्लास 12 CBSE का लास्ट चैप्टर है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले हम, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमें, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने, मेजरली यही टॉपिक्स हैं। बाकी देखो जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फिशिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट यार देखो सब होता है ना, पढ़ना सब हमें सभी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यार इस चैप्टर से हमको मिलने क्या वाला है। देखो इस चैप्टर से सिर्फ एक ही चीज़ हमको मिलने वाली है, वो चीज़ ये कि थ्योरी। और देखो प्रैक्टिकल के लिए हमको यार, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चैप्टर से प्रैक्टिकली हम बस एक चीज़ सीख सकते हैं, वो ये क्या आने वाले फ्यूचर में हम अपने आप को कैसे सेव रख सकते हैं, ठीक है, साइबर फ्रॉड्स और हैकिंग, ये सब जो चल रहा है इनसे। और दूसरी चीज़ ये कि यार अगर और आपको लगता है कि यार मतलब इन चीज़ों से और बचा जाए, ठीक है, तो यार इस वीडियो के बाद मतलब ये जो चैप्टर है इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंडेड करूँगा, वो ये कि यार जब भी आपको फ्री टाइम मिले थोड़ी सी, मैं नहीं कहता कि किसी के मतलब सिर्फ मेरी वीडियो देखो, कोई भी यूट्यूबर हो, ठीक है, या कोई आपने कोई कोर्स खरीद रखा हो तो उस पर थोड़ा सा हैकिंग सीखो फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। चलो यार करते हैं स्टार्ट। देखो यार इस चैप्टर का जो मेन पर्पस वो ये है कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बट यार हमारे सिलेबस को एक तरीके से बाइंड करके रख दिया है। मतलब हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितनी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब ऊपर का सिर्फ एक एज है, मतलब ऊपर का बस एक हिस्सा है हमारे पास, बाकी अंदर गहराई तक जाएंगे तो बहुत है ये चैप्टर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब तो यार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं किसी एक, जो राइट्स एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं खुद उसके खुद के इन्वेंशन पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर दोज राइट्स गिवन टू एन इंडिविजुअल ओवर द इन्वेंशन ऑफ देयर ओन, ठीक है। चलो यार अब और इसके बारे में समझते हैं। देखो जैसे कोई इंसान है, उसका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो जो उसका जो रेस्टोरेंट है उसके कुछ डिजाइन होंगे, उसके पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके रेस्टोरेंट का कुछ नाम होगा, उसका नाम कोई और मतलब यूज नहीं कर सकता। बट कंडीशन ये है कि उसका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि मतलब यार प्रणव है या कुछ और है, ठीक है। वरना यार प्रणव तो हर किसी का नाम हो सकता है, बट अगर उस पर्सन ने प्रणव नाम से अपनी कोई कंपनी रजिस्टर करा रखी है लीगली, तो कोई और इंसान उसका अपनी रेस्टोरेंट का नाम प्रणव नहीं रख सकता, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है। चलो अब एग्जांपल, एक और बेस्ट एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड। यार अब हर कोई अपने रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड नहीं रख सकता, ठीक है। चलो इसे दो कैटेगरीज में बांटा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, सेकंड कॉपीराइट। देखो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, इसमें आता है पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कमर्शियल डिजाइन एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। ट्रेडमार्क है वो चीज होती है, जैसे मैकडोनल्ड का एग्जांपल लेते हैं, उसमें जो कैपिटल एम है वो उनका ट्रेडमार्क है, ठीक है। पेटेंट्स आपको पता ही होगा, जब जब हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं तो हमें पेटेंट करानी पड़ती है, ठीक है। कॉपीराइट की तरफ चलते हैं। देखो कॉपीराइट जो होता है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। रिटर्न डॉक्यूमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं हमको? देखो हमने कोई चीज इन्वेंट की, ठीक है, हमने कोई पोयम लिखी, एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई पोयम लिखी। अब यार उस पोयम को हमने पब्लिश किया, अब ऐसा भी तो हो सकता है वो पोयम बहुत अच्छी हो और किसी और ने पब्लिश कर दी अपने नाम से, इसीलिए जब हम उस पोयम को पब्लिश करेंगे तो हमारे पास उसका कॉपीराइट होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारे पास उसके कॉपीराइट्स होंगे कि यार कोई और पब्लिश ना कर सके, ठीक है।
चलो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम लिटरेरी वर्क्स, जो पोएम स्टोरीज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, म्यूजिकल वर्क्स एंड वीडियो वर्क, ठीक है। चलो अब देखो यार प्लेगुरिज्म की तरफ चलते हैं। देखो प्लेगुरिज्म जो है ये सब, इसका मतलब ये है कि आपने किसी का काम लिया, उसे अपने नाम से पब्लिश कर दिया विदाउट मेंशनिंग हिज और हर नेम, ठीक है। तो यार इसमें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में डिफरेंस क्या है? देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ग्लोबल मान लो, ठीक है, वो मतलब एक होल में दिया गया, होल में दिए गए राइट्स हैं। बट प्लेगुरिज्म एक टर्म है, ठीक है। इस टर्म का मतलब ये है कि किसी और के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने चुराया और अपने नाम से पब्लिश कर दिया, इसे हम प्लेगुरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब प्लेगुरिज्म से बच कह सकते हैं? देखो इससे बचने का सिर्फ 3 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड ये, देखो यार मेथड बहुत सारे होंगे, बट जो हमारे सिलेबस में वो 3 ही दे रखे हैं। वो ये कि फर्स्ट मेथड ये है इसका कि ऑनलाइन टूल्स यूज करो, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स जैसे प्लेगुरिज्म डिटेक्टर डॉट नेट। जब भी आप किसी का डाटा लो, मतलब आपने किसी की कोई चीज़ कॉपी की है, एग्जाम्पल आपने किसी की कोई इमेज कॉपी की है, ठीक है, कोई भी आपका पर्पज है उसके लिए आपने कॉपी किया, तो उसका नाम प्रोवाइड करो भाई, किस फोटोग्राफर ने क्लिक की थी और किस वेबसाइट से आपने ली है, ठीक है। और या ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है ये कि अपने आइडिया पे वर्क करो, कोशिश करोगे किसी का वर्क कॉपी ना करो, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल राइट मैनेजमेंट की तरफ। देखो यार डिजिटल राइट मैनेजमेंट वो टर्म है, इसका मतलब होता है एक टेक्नोलॉजिकल अप्रोच दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द कॉपीराइट ऑफ द डिजिटल मीडिया, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया वो चीज़ होती है, डिजिटल मीडिया जैसे आपके अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, गूगल, सोनी, ठीक है। तो यार ये सब एक डिजिटल मीडिया ही तो है ना। अब यार इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन ना कर सके अनऑथराइज पर्सन, ठीक है, उसके लिए एक मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेना आप, ठीक है। चलो अब आते हैं लाइसेंसिंग की तरफ। देखो लाइसेंसिंग में आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। मेरे पास एक डॉट एम डी नाम से, रेडमी डॉट एम डी नाम से एक फाइल पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक ऑथर की है जिन्होंने मतलब अभी प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। तो यार लाइसेंसिंग में बताता हूँ, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो यार उस प्रोग्राम को पब्लिश करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे कार चलाने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है ना, सेम एज हमें कोई प्रोग्राम या कोई ऐप रिलीज करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अब वो लाइसेंस देने के लिए कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे अब इसमें है अपाचे, जीपी, लैंड, सीसी, क्रिएटिव कॉमन्स, एसेट्रा एंड एसेट्रा, ठीक है। अब देखो यार, ये भी 3 तरह के होते हैं, परमिसिव, कॉपीलेफ्ट एंड प्रोप्राइटरी, ठीक है। देखो परमिसिव में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास है एक परमिसिव का। अब वो एग्जांपल देखिए, ये एक प्रोग्राम था, मुझे मिला था पार्ट मैनेजर नाम से, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है, ये ब्रैड ने बनाया था। तो मैंने उनकी मतलब वो उन्होंने अपना गिटहब पे वो प्रोग्राम की जो फाइल्स थी ना, वो डाल रखी थी, तो उनकी में से एक मिली थी रेडमी डॉट एमडी नाम से। तो जब हम कोई इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको एक फाइल देनी पड़ती है, ठीक है। उसमें क्या है, हम बताते हैं कि किस किस तरीके से आप विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो, इस तरीके से, है ना। चलो अब देखो आप यहाँ पे एक गौर करना, इसका वर्जन 1.0.0, मतलब ये इसका फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, ये इसका पहला वर्जन है। इसके बाद अगर वो वर्जन अपडेट करेंगे तो यहाँ पे 1.1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1.2, फिर 1. जब वो 1.9 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे। अब देखो लाइसेंस जो दे रखा है हमें एमआईटी दे रखा है। अभी मैंने आपको दिखाया था जो लाइसेंस होता है एमआईटी, वो परमिसिव होता है, ठीक है। तो यही है यार, इसकी कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं ओपन सोर्स एंड ओपन डाटा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो यार मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ, इसे बताने से पहले, जो मैं पीडीएफ यूज कर रहा हूँ वो मेरी खुद की ओन है, ठीक है। आप देखो यार, मैंने खुद प्लेगरिज्म से बचने के लिए अपने चैनल का लोगो यूज किया है। कोई शौक नहीं था पर करना पड़ता है, ठीक है, कोई और मेरे कंटेंट को यूज ना कर सके। सेम आप भी कहीं ना कहीं करते होगे, जब आप अपनी पिक वगैरह अपलोड करते होगे इंटरनेट पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ पे लिख देते होगे कि किसने एडिट किया है, किसके द्वारा क्लिक की गई हो, ठीक है। चलो हाँ, कुछ लोग यार वाटर मार्क्स डाल देते हैं,
पीडीएफ के बीच में, यार पर्सनली मुझे वो अच्छा नहीं लगता। रीज़न क्यों? कि जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी पीडीएफ को तो बार-बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब थोड़ी इरिटेशन सी होती है, ठीक है? इसलिए मैंने वाटरमार्क नहीं डाला। चलो, देखो यार ओपन सोर्स एंड ओपन डाटा में क्या डिफरेंस है? यार ओपन सोर्स एंड ओपन डाटा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ओपन सोर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ओपन डाटा को नहीं कर सकते। एक लाइन में हम इसको ऐसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है? ओपन डाटा का जो कुछ डाटा होता है ना वो हमको फ्रीली अवेलेबल होता है, हम उसे रिपब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? उस पर कोई कॉपीराइट नहीं डाल सकता कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरीके से नहीं, ठीक है? बट ये है कि यार हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ एग्जाम्पल की तरफ से। जैसे कोई प्रोग्राम है, अब उसमें कोई सोर्स कोड है, ठीक है? मतलब वो प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है? एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया गया है। अब आप उसे ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसमें जो प्रोग्राम है उसका जो फंक्शन है उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसमें ऐड का फंक्शन है तो उसे ऐड का ही रहने दोगे आप। ये होता है ओपन डाटा में। पर अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसमें आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसे ऐड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, ठीक है? चलो, अब आते हैं प्राइवेसी लॉ की तरफ। यार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे पढ़ के जाना एक बार प्लीज, ठीक है? और डेफिनेशन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा रट्टा मारो, कोई जरूरत नहीं है यार, ठीक है? आपको इस पर समझ आना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एग्जाम्पल लिख के जरूर आना, ठीक है? चलो, प्राइवेसी लॉस क्या होते हैं? तो खैर प्राइवेसी लॉस उन चीज़ों के लिए रेफर किए जाते हैं जो हमारी खुद की प्राइवेसी के लिए बचाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो अगर हम किसी साइट पे जाते हैं उस पर हमारा डाटा सेव होता है, ठीक है? हमने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, हमने कोई डेबिट कार्ड यूज़ किया है, तो जो हमारी प्राइवेसी को सेफ रखें उन लॉस को हम प्राइवेसी लॉस कहते हैं, ठीक है? अब यार देखो, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने, इनके लिए सब ने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है, ठीक है? आपने देखा होगा जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, जब हम अकाउंट बनाते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं, ठीक है? कभी कभी यार ऐसा होता है, कभी क्या बहुत टाइम होता है कि हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, जो कि यार गलत है, ठीक है? काफी ऐसे केस हुए हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन में यार लोगों को बहुत बहुत नुकसान हुआ है। एक छोटी सी लाइन लिखने से कि आपको हर महीने इतना रुपए पे करना पड़ेगा, फिर आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? चलो, तो यार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी चाहिए हमको, 2 से 3 मिनट लगते हैं पर पढ़ लेनी चाहिए। चलो, अब देखो यार यूजर टैगिंग क्या होता है? यूजर टैगिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी यूजर को किस तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। ये काफी मेथड से होता है। पहला मेथड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो जो भी हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जैसे टेलीकॉम जितनी कंपनीज है इंडिया में, तो टेलीकॉम जितनी भी कंपनीज है ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ये सब, ठीक है? तो इनके पास हमारा सारा डाटा है, तो ये हमें ट्रैक ही तो कर रहे हैं एक तरीके से। चलो, कुकीज। कुकीज क्या होते हैं? जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं ना, या किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां जाके हमने एक चीज देखी होगी, वो कहते हैं दिस साइट कंटेन कुकीज। तो यार जब हमसे पूछेगा भी वो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी मर्जी से कुकीज सेव कर दिया हमारे ब्राउजर में, ठीक है? पूछेगा आप एक्सेप्ट करना चाहते हो डिक्लाइन, तो यूजुअली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे ब्राउजर में वो कुकी सेव हो जाते हैं। हम जब भी किसी और साइट पे जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमको दिखाए जाते हैं, ठीक है? स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। देखो यार स्पाईवेयर प्रोग्राम्स वो चीज़ होती है जो किसी स्पाई द्वारा लगाई जाती है हमें ट्रैक करने के लिए। तो खैर मैं हमेशा ये मानता हूँ स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, इसका मतलब ही यही है कि आपके फ़ोन को हैक कर लिया गया है, ठीक है? आपका गलत यूज़ किया जाएगा आपके फ़ोन का। आपका डाटा जो है वो एक तरीके से गलत हाथों में है, जिसने स्पाईवेयर प्रोग्राम लगाया है, ठीक है? चलो, फिशिंग यार इसे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सर्च इंजन। देखो सर्च इंजन में आप एग्जांपल ले सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है गूगल। तो गूगल के पास हमारा सारा डाटा है, ए टू जेड। हमने कहाँ बैठ के कौन सी साइट ब्राउज की या किस वेबसाइट पे हम गए, ठीक है? उनके पास सब होता है। बट यार वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो उसका गलत यूज नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटीज हैं। चलो यार, अब आते हैं साइबर क्राइम की तरफ। तो यार जो साइबर क्राइम है ना, उसका बेसिकली मीन क्या है? साइबर क्राइम का बेसिकली मीन ये है कि जो भी क्राइम, ठीक है, जो क्राइम कंप्यूटर या इंटरनेट द्वारा किए जाते हैं, गलत काम गलत काम के लिए, ठीक है, उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं।
किसी को हार्म करने के लिए उन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, देखो यार इसमें एग्जांपल मैं ले सकता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, यार मेरा मानना ये है कि पर्सनली जो साइबर क्राइम है ना, वो एक तरीके से इंटरनेट क्राइम होना चाहिए, क्योंकि यार बिना इंटरनेट के आजकल अगर इंटरनेट हटा दो तो बहुत ही कम क्राइम बचेंगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम एक तरीके से इंटरनेट क्राइम मानो आप। ठीक है, जो क्राइम इंटरनेट द्वारा किए जाते हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। चलो, तो यार ये क्राइम है, तो क्राइम में तो आपको पता है कि किसी ना किसी को तो हार्म होगा ही। ठीक है, अब आते हैं फिशिंग की तरफ। तो यार देखो, ये ऐसा वे है जिससे आप किसी की यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसी डिटेल्स को निकालते हो। म- मैं ये नहीं कहता किसी भी मेथड से निकालो आप, पर आप किसी की डिटेल्स निकाल रहे हो, इसे हम फिशिंग में लेंगे। ठीक है, अब यार इसी वजह से ओटीपी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, फिशिंग की वजह से, क्योंकि यार उस टाइम ऐसा था कि लोग निकाल तो लेते थे। ठीक है, बट अब आपको यार हर बार वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, ये अब यार ज्यादा बड़ी तो इसको नहीं खींचूंगा। एक पर्सन ने विदेश के, जो फॉरेनर था, उसने इसके लिए इसके खिलाफ रिपोर्ट की थी। उसके अकाउंट से फर्स्ट टाइम पैसे कटे थे। ठीक है, उसे खुद तक नहीं पता था ये पैसे गए कहाँ, तो तब वन टाइम पासवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। चलो, अब इससे बच कैसे सकते हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो खैर कभी भी हमें कोई भी फाइल ना तो ओपन करनी चाहिए, नहीं डाउनलोड करनी चाहिए। आप कहोगे यार ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी ओपन नहीं करते, कुछ भी डाउनलोड नहीं करते? नहीं, कंडीशन है। कोई अननोन ईमेल आता है, देखो यार दुनिया की जितनी भी हैकिंग की जाती है ना, बड़ी से बड़ी, वो सब ईमेल्स के द्वारा होती है। ईमेल्स या गलत लिंक्स के द्वारा आप पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, लिंक आएगा, और वो कुछ इस तरीके से उस लिंक को मतलब दिखाएंगे आपको कि हम फेसबुक की तरफ से, हम इंस्टाग्राम की तरफ से। अब यार जब हम फेसबुक या इंस्टाग्राम का नाम सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं करेंगे। पर एक्चुअली में मैं मानता हूँ फ्रॉड वो नहीं कर रहे, बट जो उनके नाम से फ्रॉड कर रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो यार वो लिंक भेजेंगे आपके पास, या कोई आपको फाइल अटैच करके देंगे, तो कभी उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज एंटीवायरस एंड फायरवॉल यूज करो। देखो यार, मैं एंटीवायरस के लिए आपसे एक बात कहूंगा, एंटीवायरस हमेशा परचेस वाला यूज करना चाहिए जो आपने खरीदा है। देखो यार, डाउनलोड करने वाले एंटीवायरस मुझे नहीं लगता कभी वर्किंग होते हैं। ठीक है, और एक आपको एक अजीब सा फैक्ट बता दूंगा, जहाँ एंटीवायरस बनते हैं ना, वहीं वायरस बनते हैं। हाँ, ये सच है, जहाँ पे एंटीवायरस बनते हैं वहीं पे वायरस बनते हैं। चलो, फायरवॉल फायरवॉल हमेशा यूज करनी चाहिए, क्योंकि देखो आपने कभी कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा, तो वहाँ पे लिखा आता है फायरवॉल पे कि आपको ये ऐड करना है या नहीं करना। ठीक है, तो चेक कर लेना चाहिए हमें कि ये फायरवॉल इसको ऐड और ब्लॉक के लिए क्यों कह रही है। ठीक है, चलो, और मेरा मानो सर, एंटीवायरस से बढ़िया हमारा जो मतलब विंडोज अगर आप यूज कर रहे हो, तो विंडोज डिफेंडर जो आता है वो सबसे बेस्ट होता है। बस कंडीशन एक होती है कि आप टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब यार चलो एक और बताते हैं, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो यार, ये वो चीज़ है, आपने कभी व्हाट्सएप यूज़ किया होगा, तो व्हाट्सएप पे आपने एक चीज़ देखी होगी, उसमें कहते हैं इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या आपको 6 नंबर का एक पिन सेट करना होता है। ठीक है, जब भी आप किसी मतलब आपने कभी व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद आप दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हो, दोबारा इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपसे वो 6 नंबर का पिन पूछेगा ओटीपी से पहले। ठीक है, तो ये हमें इनेबल कर लेना चाहिए। और यार ऊपर, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम किसी ब्राउज़र में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एचटीटीपी, मतलब एचटीटीपी कैसे, मतलब वहाँ पे एक एसएसएल कार्ड होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट होता है वेबसाइट की साइड में। ठीक है यार, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं अभी आपको दिखा भी देता। ठीक है, तो वहाँ पे दिखा, मैं आप कोशिश करूँगा यार, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको वो चीज़ दिखा दूँ। ठीक है, तो कोशिश नहीं, मैं दिखाई दूंगा पक्का, प्रॉमिस। ठीक है, तो वहाँ पे वो एस एस एल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उसमें अगर वो ग्रीन है, ठीक है, तो आप समझना वो आप साइट मतलब वेरीफाइड है, तो वहाँ पे क्लिक करके हमें देख लेना चाहिए कि आपका जो डाटा है वो सेव है या नहीं है। ठीक है, सेफ है या नहीं है। चलो, और यार इलीगल डाउनलोडिंग के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में करते हैं कवर, है ना। और यार हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था फिशिंग से बचने के लिए। देखो यार, पहली चीज़ ये है कि जब भी आप किसी का पेन ड्राइव या कोई चीज़ लाओ, तो हमेशा उसे स्कैन करो।
आपने देखा होगा एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग, तो लोग जल्दबाजी में उसे कर देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैंने ये चीज़ देखी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो और यार सबसे जो गंदी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि उन पेन ड्राइव में रैनसमवेयर होता है, ठीक है? मतलब वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन ही मानो एक तरीके से, तो वो आपकी सारी जितनी भी फाइल्स है ना, उन्हें एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन में बदल देगा। जैसे इमेज की एक एक्सटेंशन होता है .g, जेपीजी या पीएनजी, वो अपने एक्सटेंशन में बदल देंगे और जब आप पैसे पे करोगे उनको, तब उस एक्सटेंशन को हटाएँगे। हटाएँ भी या नहीं हटाएँ, कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है? अच्छा, इलीगल डाउनलोडिंग, यार देखो ये बहुत कॉमन टर्म है। इलीगल डाउनलोडिंग से मतलब क्या है? कोई नई मूवी आई, अब यार हमको पैसा खर्च नहीं करना, हम सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, ठीक है? तो हम उसका दूसरा मेथड निकालते हैं, वो क्या? पायरेटेड मूवीज़, ठीक है? हम अपने घर बैठ के मूवीज़ को डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं। आपको पता है कभी भी कुछ लोग पायरेटेड मूवी जो वेबसाइट होती हैं, उनका ऐड क्यों नहीं करते? और उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो पहले डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि यार देखो ये मैं इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो वेबसाइट बंद हो जाती है, ठीक है? ये रोज़ खुलती हैं, रोज़ बंद होती हैं। एक तरीके से बिज़नेस मानो आप इसे, ठीक है? और यार मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है सिनेमा हॉल में जाके मूवीज़ देखना, बट यार किसी ने जो वर्क किया है, उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है? चलो, तो पायरेटेड मूवी से आप बच सकते हो। इससे बचने का क्या तरीका है? कभी आप पायरेटेड मूवी को डाउनलोड ही मत करो और ना शेयर करो, ठीक है? इलीगल होता है ये, ठीक है? इसके लिए सज़ा है लॉ में। अभी हम आईटी एक्ट पढ़ेंगे 2000, तो उसमें पता चलेगा क्या-क्या कन्विक्शन बनाए गए हैं, ठीक है? तो यार चलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही, है ना? नेक्स्ट वीडियो में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने मेरे ब्लॉग पे है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना? और इसका माइंड मैप भी वहीं पर है। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, और पढ़ते रहो यार, खुश रहो।